नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया है। इसमें खास बात यह है कि इन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। पीएम ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में भाग लिया। अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। और इधर लखनऊ में बीजेपी की बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। पहले सत्र की बैठक के बाद दूसरे सत्र की बैठक जारी है। जिला प्रभारी, जिला संयोजक की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। पहले सत्र की बैठक के बाद दूसरे सत्र की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ जिला प्रभारी, जिला संयोजक की बैठक चल रही है। ये तो तमाम जिला प्रभारियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी कि जिला दर जिला बीजेपी को मजबूत किया जाए और तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा चल रही हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएं। इसके अलावा तमाम जो विकास कार्यों के प्रस्ताव हैं वो भी दिखाए जाए, बताए जाए, इन पर चर्चा की जाए। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। तो पहले सत्र की बैठक के बाद दूसरे सत्र की बैठक जारी है। कब तक की बैठक चलेगी ये जानने की कोशिश करेंगे और बैठक के बाद क्या कुछ होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अजय देवगन ने ट्विटर पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीपों के नाम रखे जाने के पीएम मोदी के फैसले पर ट्वीट किया और लिखा कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीप का नाम रखने का ये फैसला ये यकीन दिलाता है कि इन महान लोगों ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक यू पीएम मोदी। द्वीप के नामकरण को लेकर बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ट्वीट कर लिखा है, अंडमान और निकोबार में द्वीप का नाम हमारे नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखने की खबर से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दिल गर्व से फूल जाता है कि मुझे पर्दे पर उनकी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। ये कदम पीएम मोदी ने उठाया है। ये सुनिश्चित करता है कि शेर शाह हमेशा के लिए जीवित रहे।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, बीजेपी की बैठक का सिलसिला लगातार जारी है और पहले सत्र की बैठक के बाद दूसरे सत्र की बैठक जारी है। जिला प्रभारी, जिला संयोजक की बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बैठक में क्या कुछ खास हो रहा है। जिला प्रभारी, जिला संयोजक की बैठक जारी है। इस बैठक में क्या कुछ खास हो रहा है ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन 2024 के चुनावों को देखते हुए बीजेपी की हर एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण, चुनाव के लिहाज से, चुनावी रणनीतियों के लिहाज से और तमाम उन रणनीतियों के लिहाज से बैठक महत्वपूर्ण है जो कि इस बैठक में बनाई जाएंगी। सभी के सुझाव लिए जाएंगे, विचार लिए जाएंगे, चर्चा की जाएगी, सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है और तमाम जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे वो अपने अपने व्यू पॉइंट को रखेंगे कि कैसे 2024 में बीजेपी को मजबूत करना है और उन क्षेत्रों में काम करना है जहां पर बीजेपी कमजोर दिखाई देती है। इसके अलावा बीजेपी की तमाम वो उपलब्धियां जनता के बीच में पहुंचाना लक्ष्य है। मनीष मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, पहले सत्र की मीटिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे सत्र की मीटिंग हो रही है। बड़ी बात यह है कि दो सत्र में अगर ये मीटिंग चल रही है तो अपने आप में पता चलता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है। क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है खास अभी तक? देखिए, निश्चित तौर से संगठन को जिस तरीके से मजबूत करना है और 2024 का जो 80 में से 80 का जो मिशन पे भारतीय जनता पार्टी लगी है, उसकी शुरुआत 2023 के दूसरे दिन से ही कर दी गई थी। जब बीएल संतोष का दौरा था, लगातार वो 3 दिन के प्रवास पे थे। उसके बाद हमने देखा था जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं और सबसे पहला दौरा जो राजनीतिक दौरा होता है वो गाजीपुर का होता है, उत्तर प्रदेश का होता है। वो सीट है जो उत्तर प्रदेश में 2019 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। तो साफ संकेत दिए गए हैं कि जिस तरीके से रणनीति है, जो मंथन तय हुआ है, जिस तरीके से सब कुछ बनाई जा रही है, वो जो रोड मैप तैयार किया गया है 16-17 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, हमने देखा था कल पदाधिकारियों की प्रदेश समिति की बैठक हुई थी, उसमें उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई थी। और आज डाटा एनालिसिस को लेकर क्लास ली जा रही है, एक कार्यशाला रखी गई है 1 दिवसीय, जिसमें 2 सत्र में ये बैठक रखी गई है, जिसमें जिला जो अध्यक्ष थे उनके साथ हुई थी। अब जिला संयोजक, जिला प्रभारियों के साथ बैठक हो रही है। आपको बता दूं कि हालांकि मीडिया को इससे थोड़ा सा दूर रखा गया है, कोई इसके उस पर नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि जो संगठन को विस्तार को लेके है उसमें जिस तरीके से अभियान चला जा रहा है उसमें इस बार दिया गया है कि संगठन को महाविस्तार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दूं कि एक मिस कॉल का अभियान रखा गया है, जिसमें आप मिस कॉल देंगे और सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे। ये नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, कटआउट्स लगाए गए हैं यहाँ पे उन लोगों से, और जो जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जो सह प्रभारी लोग आ रहे हैं उनको ये पूरा अभियान से जोड़ा जा रहा है। देखिए, संगठन महाविस्तार अभियान चल रहा है। ये वो नंबर है 7822 इस पर मिस कॉल देंगे और ऐप ऑन करेंगे। उसके बाद आप इसको QR कोड से भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, जिसकी आज कार्यशाला रखी गई है, सरल.bjp.org, और ऐसा आपको एक बारकोड मिलेगा जिसको आप स्कैन करेंगे। उसके बाद अपने जो कार्यकर्ता हैं वो कितने लोग को जोड़ेंगे, किस वर्ग से आते हैं, किस व्यवसाय से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उनके परिवार का जो डाटा है वो पूरा रखा जाएगा। तो माना जा रहा है जिस तरीके से विस्तार की बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि 2024 में 2014 और 2019 से भी बड़ी एक जीत की जो परिचर्चा है उसकी तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी अभियान की शुरुआत 2023 से ही कर दी गई है। पहला महीना हम देखें लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में है। तो सरगर्मी जो चुनाव की है, हालांकि जनवरी का मौसम है, पर यहाँ पे आप गर्माहट, जो चुनावी गर्माहट है वो आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे तैयारियां जिस तरीके से हैं और आगामी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के माना जा रहा है कि हर जो लोकसभा सीट है उनमें एक एक उनकी बैठक होगी, उनकी एक एक दौरे होंगे। साथ ही साथ अमित शाह की 14 उन लोकसभा सीटों पे प्रवास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। 24,000 के आसपास के बूथ हैं जिनमें कार्य करने की योजना बनाई गई है। उसका जिम्मा खुद अमित शाह ने उठाया है कि उस पर कैसे कमल खिलाया जाए। तो मिशन संपूर्ण कमल की तरफ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इन तमाम मिशन के बीच में मनीष, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं सरल ऐप के बारे में, तो सरल ऐप के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के वो तो बीजेपी से जुड़े हुए, लेकिन क्या ये सरल ऐप उन लोगों के लिए है जो बीजेपी से जुड़े नहीं हुए और बीजेपी से जुड़ना चाहते, यानी कि बीजेपी का मुख्य मोटिव ये है कि एक एक व्यक्ति अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता माने, बीजेपी से जुड़ा हुआ माने?
देखिए यही चीज़ है, यही चीज़ एक उपयोग किया गया था गुजरात चुनाव में। अभी हाल ही के जो गुजरात चुनाव हुआ था, जिसमें हमने देखा था 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसमें ये प्रयोग शुरू किया गया था। उसमें एक पन्ना प्रमुखों को 6 से 7 ऐसे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेके जाना था, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। पन्ना प्रमुखों को भी इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया था। एक पन्ना प्रमुख को 7 के आसपास जो कार्यकर्ता थे उनको जो लोग थे उनको मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना था। साफ सीधी बात थी कि जिसके से जो लोग हैं, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, वो किस वर्ग से आते हैं, किस व्यवसाय से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उनकी पारिवारिक रुचि क्या है, इन सब का एक डाटा बनाया जाएगा। और माना जा रहा है कि जिस वर्ग के लिए, जिस व्यवसाय के लिए जो काम किया जा रहा है, उस ऐप के थ्रू जब आपकी पूरी डाटा रहेगी तो उनका आपके पास पूरा एक एनालिसिस रहेगी, एक फीडबैक रहेगा। उन व्यवसाय के लिए, उन वर्ग के लिए जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने, मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने, उस ऐप के थ्रू वो पूरी जानकारी एक क्लिक के थ्रू, एक बटन के क्लिक के थ्रू आपके तक पूरी पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने के लिए, उस व्यवसाय को साधने के लिए, उस परिवार को साधने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। और कार्यकर्ताओं को इस ऐप की पूरी जानकारी दी जा रही है कि कैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, कैसे आप नए जो लोग हैं उनको जोड़ेंगे और उनकी पूरी डिटेल इसमें शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं डेटा बैंक की तैयार की जा रही है, एक बड़ा डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है जो सरल। बिल्कुल। और ये प्रयोग बताएंगे कि आखिरकार आगे आने वाले वक्त में ये प्रयोग धरती पर, धरातल पर कैसे दिखते हैं और कितनी बढ़त बीजेपी को मिलती है। ठीक है मनीष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर के राजधानी लखनऊ में तैयारियां जोरों पर है। वही तैयारियों को लेकर के लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। में 2 बड़े आयोजन हो जा रहे हैं, जिसमें से एक है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और दूसरा है G20 की बैठक। हमारे साथ नगर आयुक्त लखनऊ है। सर, लखनऊ को खूबसूरत दिखाने की जिम्मेदारी लखनऊ आप नगर विभाग पर है, कैसे तैयारी चल रही है? इसमें नगर निगम द्वारा दोनों इवेंट को क्लब करके जो तैयारियां की जा रही है उसमें 3 मेन कंपोनेंट है। एक हॉर्टिकल्चर वर्क है, एक सिटी का ब्यूटिफिकेशन है, जितनी भी हमारी डिफेसमेंट हो चुकी है वालों की उन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और जो रिपेयर वर्क है, जहाँ पे रोड खराब हो चुकी है, स्पेशली इनके जो आयोजन के वेन्यूज है उसके आसपास, उन सारों को टेकअप किया गया है। और इसमें बाकी विभागों ने भी अपनी अपनी रोड ली है, लेकिन नगर निगम का बहुत बड़ी रोड्स हैं, उन सब पे काम चल रहा है। और इसके बाद हॉर्टिकल्चर पे हमने विशेष ध्यान दिया है। जो मेन डिवाइडर्स हैं या रोड्स हैं, जहाँ भी हमें जगह मिल रही है, तो हम हॉर्टिकल्चर का एक खूबसूरती के साथ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे कई चौराहे बीच में पड़ते हैं, उसमें हम लोग लाइटिंग का जो कंपोनेंट है उसको भी ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे हम लोग एयरपोर्ट से निकलेंगे, जो पहला चौराहा है उस पर लक्ष्मण जी की 18 फीट की मूर्ति लग रही है। फिर शहीद पथ को ब्यूटिफाई किया जा रहा है। फिर GIS की तरफ जितनी रोड जा रही है, जहाँ पे GIS का वेन्यू है वृंदावन में, उन सारी रोड पे हॉर्टिकल्चर का, इलेक्ट्रिसिटी का और जो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो इलेक्ट्रिक वर्क को यूज करते हुए उसको ब्यूटिफाई कर रहा है, वो सारे काम शुरू हो चुके हैं। सारी जगह पेंटिंग का वो काम किया जा रहा है ताकि जो वॉल डिफेस हो चुकी है उसमें एक अच्छा मैसेज, एक बढ़िया पेंटिंग हम दे सके। और इसके बाद जो सिविल वर्क है, सिविल वर्क में हमारे मेन रोड ली गई है और सारी रोड्स को हमारा जो टेंडर्स हो चुके हैं, अभी काम आज से भी देखा था, मैंने रिव्यू किया था, तो सब में काम चल रहा है। और बाकी विभाग है, LDA, आवास विकास, वो अपना उनको जो काम दिया गया उस पर वर्क कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था के लिए हमने एक्स्ट्रा मैन पावर लगाई है। शहीद पथ की सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी गई है और उसमें जितना कूड़ा हॉर्टिकल्चर वेस्ट था सारा निकाल दिया गया है। अब उसका ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और बाकी जगह भी सफाई के लिए जो मैन पावर जितनी थी रिक्वायरमेंट थी लगा दी गई है। गार्डन में भी एक्स्ट्रा मैन पावर दे दी गई है ताकि सारे जितने भी पेड़ पड़ते हैं उन दौरान को ट्रिमिंग कर सके। एक और मुद्दा हमने लिया है जिसमें हमारे ये केबल की वायर या जितनी भी ब्रॉडबैंड की वायर्स है वो बेतरतीब तरीके से लगाई गई है, उसको बंचिंग करना या अंडरग्राउंड करना, 2 ऑप्शंस सारी कंपनीज को बुला के फॉर्मली मीटिंग्स में कह दिया गया था, उनके द्वारा इस पे काम किया जा रहा है। और ये भी एक कारण है जिसके कारण हमारा होता है। और बहुत जगह होर्डिंग्स लगी है जो लीगल नहीं है, उनको हटाया जा रहा है। बहुत जगह खंबे पुराने थे वो मिले हमें, वो सब हटाया जा रहा है। डिवाइडर्स को ठीक किया जा रहा है, डिवाइडर्स को रीपेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे जो आने वाले अतिथि हैं उनको एक साफ, स्वच्छ और एक खूबसूरत लखनऊ हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह जी, इसका साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ को खूबसूरत बनाने के लिए हर बेहतर प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ से अश्विनी कुमार सहयोगी ज्ञान के साथ। अब मेरठ से एक बड़ी खबर में आपको अपडेट दे देते हैं। कोरियाई छात्रों पर लगे आरोप निराधार हैं। धर्म का प्रचार करने का आरोप निराधार है। गृह मंत्रालय के आदेश पर आरोपों की जांच की गई।
अभद्रता करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये युवतियां विद्यालय में घूमने के लिए आई थी और इसके बाद कई तरह के आरोप लगे कि इनके साथ छेड़खानी हुई और इसी के साथ साथ धर्म का प्रचार करने का आरोप निराधार इस पूरे खबर में निकल करके आया है। कोरियाई छात्रों पर लगे आरोप निराधार हैं। धर्म का प्रचार करने का आरोप भी निराधार है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने आदेश दिए थे कि जांच होनी चाहिए और आरोपों की जांच की गई। अभद्रता करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। कोरियाई छात्रों पर लगे आरोप निराधार बताए जा रहे हैं। बहरहाल इस खबर को विस्तार से जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो आरोप लग रहा था धर्म का प्रचार करने की, वो आरोप निराधार पाए गए हैं। अभद्रता करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मचे बवाल को लेकर पंच जूना अखाड़ा और पशुपतिनाथ अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में यह संभव है कि भूत और भविष्य बताया जा सके। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को लेकर कोई भी टिप्पणी कर देता है वो क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप जिसे अंधविश्वास लगता है वो उनके पास ना जाए, वो किसी को बुला तो रहे नहीं है। जिनकी उनमें श्रद्धा है वो उनके पास जाते हैं। और ठीक है, धर्म एक आस्था का विषय, आस्था और अंधविश्वास में बहुत महीन अंतर होता है। आपको मेरी आस्था आपको अंधविश्वास लग सकती है, मुझे आपकी आस्था अंधविश्वास लग सकती है, लेकिन सत्य तो ये है कि किसी की भी आस्था को इस तरह से दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों का कत्ल करना ही अपना धर्म समझते हैं। किसी ने उनकी आस्था पर तो उंगली नहीं उठाई। पता नहीं क्यों हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार ये प्रहार हो रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत समर्थन करता हूँ। एक बहुत छोटी उम्र का युवा जो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, लड़ रहा है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। और कहीं भी वो ना तो कोई पाखंड फैला रहे हैं, ना कोई वो ऐसा काम कर रहे हैं जो और नहीं करते। मैं आपको हजारों पादरियों की क्लिप दिखा सकता हूँ, हजारों मौलवियों की क्लिप दिखा सकता हूँ जो पता नहीं क्या क्या फैला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो ऐसा किसी को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हैं, तो वो क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर इस प्रकार का दोषारोपण किया जा रहा है कि वो धर्म और आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ना धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना आस्था से कर रहे हैं, ना सनातन से कर रहे हैं, ना वैदिक से कर रहे हैं। ये वैदिक सनातन परंपरा है। ईश्वर को पाना, ईश्वर तक पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा एक ध्यान होता है जिसको उन्होंने प्राप्त किया है। वो काफ़ी समय से निरंतर प्रभु की सेवा कर रहे थे और ये वैदिक सनातन परंपरा में ये हो सकता है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लखीमपुर खीरी में पिछले 12 दिनों से रहस्यमय बुखार के चलते एक ही मोहल्ले में 8 बच्चों की मौत हो गई। मौत के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मोहम्मदी इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और इलाके के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार मोबाइल से और चिट्ठी पत्रों के जरिए सूचित किया जा रहा है, फिर भी मोहम्मदी कस्बे में रहस्यमय बुखार का आतंक है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ना तो कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही कोई टीम इलाज के लिए भेजी जा रही है। बुखार आया, फिर उसके बाद में दिखाया तो उन्होंने कहा ये बहुत तेज बुखार है, ये में नहीं लगी टीका। उसके बाद में 7 दिन के बाद ख़त्म हो गई। बाद में कोई आया वो आया नहीं। मोहल्ले में 7 मौतें हो चुकी। सब पता लगो जो है, ये भी जो है निमोनिया, सर्दी बुखार, किसी से पता लगो इसको लेके गए हैं CHC मोहम्मदी, यहाँ से रिफ़र कर दिया गया लखीमपुर के लिए।
अब 7 बच्चे हमारे बाढ़ से ख़त्म हो चुके हैं। लखीमपुर के लिए रेफर कराया गया था, सर्दी थी। कई माह का था? 7 महीने पर, 8वें महीने पर। हमारे बाढ़ के 6 बच्चे 1 सप्ताह के अंदर जान गंवा चुके हैं। मैंने डीएम को लिखत एप्लीकेशन दी, उसके बाद में अधीक्षक और टीम आके पूरे वार्ड में घूमे। अभी तक कोई ये नहीं कंफर्म करके दिया है कि ये बीमारी क्या है, किस लिए बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कल से आज तक 2 बच्चे एक ही जगह पे, एक ही मोहल्ले के एक्सपायर हो चुके हैं। अचानक रहस्यमय बुखार के कारण आधा दर्जन बच्चों की मौत हो गई है। इस कारण मन बहुत व्यथित है, इसीलिए इससे तुरंत बेहतर इलाज के लिए जिला। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।